विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछले क्लास में आपको इंट्रो क्लास लिया था नाइन्थ का, और नाइन्थ के साइंस का जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि नाइन्थ के यदि आप एनसीईआरटी साइंस को पढ़िएगा तो उसमें क्या है कि एक ही बुक के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को समाहित कर दिया गया है, तीनों को समराइज कर दिया गया है। एक ही बुक के अंतर्गत आपको तीनों चीजें कर दिया गया है। लेकिन आप अगर जो भी प्रकाशन का बुक पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग अलग दिया गया है। लेकिन मैं आपको साइंस के जो एनसीईआरटी बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नाइन्थ का साइंस पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि नाइन्थ में कुल 15 चैप्टर है। नाइन्थ में साइंस का यदि एनसीईआरटी का आप लोग अवलोकन कीजिएगा, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुल 15 चैप्टर है। और 15 चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में आपको बतलाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि मेरी जो क्लास होगी, अभी पहले पहले तो इंट्रो क्लास मैं दे दिया हूँ, और आगे जो भी क्लास होगी मैं आपको लिखाऊंगा, पहले तो समझाऊंगा, ठीक है, और लिखाऊंगा या पहले लिखा दूंगा उसके बाद समझाऊंगा। तो मैं आपको नोट्स लिखाते चलूंगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उस चीज को आप अपने नोटबुक में एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, और नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइएगा। नोट करने से क्या फायदा है, नोटबुक बनाने का क्या फायदा है, तो ये चीजें आपको एग्जाम के समय में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है कि आप लोग कम समय में ज्यादा चीजें आप लोग को पढ़नी पड़ती है। लेकिन यदि आप बुक उठा के चल जाइएगा एग्जाम के समय में, तो वो चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपका एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। यानी आप कम समय में ज्यादा चीजें, ज्यादा आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सोर्स का लिमिट होना जरूरी है। एक ही बुक को 10 बुक, एक टाइम में 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ना। इससे क्या होता है कि आप एक ही बुक को यदि 10 बार पढ़ रहे हैं तो इससे आपके दिमाग में वो चीजें छप जाती है, बुक का प्रत्येक लाइन आपके दिमाग में छप जाता है, आपके स्मरण में छप जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए आप एक नोट बनाइए, हम जो भी लिखा रहे हैं। और हाँ, हमारा जो नोट होगा आपको, आपके लिए, आपके क्लास के लिए बिल्कुल ही इनफ होगा। इनफ कहने का ये मतलब है कि आपका जो लेवल है, नाइन्थ का जो लेवल है, उस नाइन्थ के लेवल से जस्ट अपर लेवल का, यानी आपको मैं इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आपके जो भी क्लासमेट होंगे वो आपसे हाथ नहीं मिला पाएंगे। यानी आपसे जो भी आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे आपसे ज्यादा किसी भी उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं न केवल आपको उस टॉपिक के बारे में बतलाऊंगा, वरन उस टॉपिक से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट होंगे साथ साथ मैं उसको भी क्लियर करते जाऊंगा। इसलिए आप लोग अपना एक नोटबुक अलग बनाइए, और उस नोटबुक में मेरे द्वारा जो भी पढ़ाए जाएंगे उसको आप बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे राइटिंग के साथ, अच्छे पेन के साथ आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके आगे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और जो बच्चे अभी नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ बच्चे तो अब नाइन्थ के जस्ट बाद 10th में जाने ही वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग हमारे चैनल पे साइंस का भी वीडियो बहुत अपलोड है, और मैथ का भी अपलोड है। आप लोग उस चीज को लगातार देखते रहिए। क्या हुआ? हाँ, और ये चीजें हैं कि 5 जनवरी से आपके 10th का क्लास जो है रेगुलर शेड्यूल तरीके से नए एफर्ट के साथ शुरू होने के लिए जा रहा है कैप्टन K2 एकेडमी पे। आप लोग के जो भी कलीग होंगे, जो भी आपके दोस्त होंगे, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, उन सभी को आप लोग हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस का तैयारी किया जाएगा, ठीक है। 5 जनवरी से यहाँ पे बैच स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको साइंस, 10th का जो भी सिलेबस है, 10th में आपको साइंस पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, हिंदी करना पड़ता है, संस्कृत करना पड़ता है, और क्या, सोशल साइंस करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण 5 चैप्टर, महत्वपूर्ण 5 सॉरी बुक का नाम, बुक हुए जो आपको पढ़नी पड़ती है। और इन्हीं के आधार पर आप लोग 10th में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त करते हैं। रही इंग्लिश का बात, तो इंग्लिश को भी आप लोगों को कराया जाएगा, लेकिन इंग्लिश आपके 10th के एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए उस पोर्शन को उतना ही कराया जाएगा जितने आपके एग्जाम के लिए आवश्यकता है। बाकी इन 5 पोर्शन को बहुत ही सविस्तार तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी यदि हमारे जो भी टीम है उन टीमों के द्वारा जो पढ़ाए जाएंगे, तो उन टीमों के द्वारा जो पढ़ाए गए नोट्स होंगे उन्हीं को आप यदि पढ़ लेते हैं तो वही उसी नोट्स से आप लोग 450 के आसपास नंबर बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए पहले ही एक सूचना के जैसे रहा। जो आप लोग यदि जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और विश्वास बनाए रखिए कि आप लोग को सभी चीज़ें समय कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल क्वालिटी के साथ। और जहाँ तक अभी मैं 9th का चर्चा कर रहा था, तो 9th का जो भी बच्चा अभी है और 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए और भी सुनहरा अवसर है कि ये चीज़ें आपको, खैर 9th पढ़ने के बाद ही 10th पढ़ा जाता है, इसलिए 9th का जानकारी भी जरूरी है। इसलिए मैं आपको 9th का जो भी है चैप्टर उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जो भी जानकारी होगा समय, हालांकि 5 जनवरी से सारा क्लास रेगुलर हो जाएगा। अभी जैसे ही जो हो रहा है हम लोग से वो एफोर्ड किया जा रहा है, बाकी 5 जनवरी से सारा क्लास रेगुलर हो जाएगा और उसके बाद आपको सब कुछ नियमित तौर पे देखने को मिलेगा। अभी मैं साइंस का क्लास ले रहा हूँ, साइंस में केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये चीजें आपके 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके 10th एग्जाम में जो कोरिलेटिव होते हैं। कोरिलेटिव कहने का मतलब है यदि आपके पास 9th का ज्ञान है तभी उस चीज को बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से 10th में आप लोग लिख पाइएगा, इसलिए 9th का भी ज्ञान जरूरी है। हालांकि आप लोग हमारे टीम से जुड़ रहे हैं तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि 9th में यदि कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग को अच्छे तरीके से बिल्कुल ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप लोग को पढ़ाया जाएगा, इतना लेवल तक पढ़ाया जाएगा ताकि आपके क्लासमेट जो भी होंगे यदि कहीं किसी दूसरे संस्थान से जुड़े होंगे तो उनसे आप ज्यादा क्वेश्चन करने की क्षमता रखिएगा। तो चलते हैं, आज मैं आपको सबसे पहले 9th का एक पहला टॉपिक है, उसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का मौलिक गुण बताऊंगा, तत्पश्चात पदार्थ का प्रकार बताऊंगा, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बता दूं इस चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले मैं आपको पदार्थ के बारे में बताऊंगा कि पदार्थ क्या होते हैं। अपने आसपास में आप जितने भी चीजें देखती हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं अथवा दैनिक जीवन में नहीं भी उपयोगी होते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में आपके लिए उपयोगी होते हैं, या आपके लिए, आपके समाज के लिए किसी ना किसी रूप से आपके लिए यदि उपयोगी है, तो ये सभी चीजें क्या है, पदार्थ है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा है क्या, पदार्थ है। और जो भी वस्तु आप लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी क्या है, वस्तुएं हैं। और वस्तु किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ से बनता है उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा से क्या बनता है, पेड़ पौधा से बनता है क्या, तो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाले बहुत सारे सामान, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका कुर्सी हो गया, बहुत आपका जो भी हो गया, सोफा हो गया, ये सभी क्या पेड़ पौधा से ही बनते हैं। ये सब क्या है, ये सब वस्तु है, लेकिन पेड़ पौधा क्या हो गया, ये पदार्थ है। तो सबसे पहले मैं पदार्थ का परिभाषा बताऊंगा कि पदार्थ होते क्या है। पदार्थ होते क्या है, तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, जो स्थान घेरे, जो दाब डाले, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, तथा जिसके होने का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी आसपास में आप अपने देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो। आयतन कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपने अंदर कितना क्षमता रख सकता है। जैसे कि 1 kg आयतन का कहने का मतलब 1 किलो का कोई 1 लीटर का कोई वस्तु है, 1 लीटर का, उसमें 1 लीटर का कोई कैन आता है। कैन आप लोग देखते होंगे, जैसे पेट्रोल डलाते होंगे कहीं पे, क्या होता है, या दूध लेने जाते होंगे तो क्या होता है, उनके पास एक मेजरमेंट टिप होता है जिसमें 1 लीटर का होता है, आधा लीटर का होता है। उसके अंतर्गत जितना दूध आता है, पानी आता है, तेल आता है, वो क्या हो गया, वो आयतन हो गया, उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो जो स्थान घेरे, यानी कोई भी वस्तु आप आसपास में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैं एक नोटबुक उठा लूं, तो ये क्या है, इसमें द्रव्यमान भी है, इतना आयतन भी है, इतना आयतन घेर सकता है। और कहीं पे रखेंगे तो ये स्थान भी घेर सकता है। और जो दाब डाले, मान लीजिए एक धागा पे इसको मैं रख दूं, धागा पे क्या करेगा, ये दाब डालेगा। धागा क्या सकता है, टूट भी सकता है, पतला धागा, मोटा धागा नहीं।
जो दाब डाले, जो अवरोध उत्पन्न कर सके। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दिया हूँ, और ये हम मारकर ऐसे अगर फेंक दे रहा हूँ, अवरोध उत्पन्न कर, यदि फेंकता हूँ तो क्या इससे टकरा करके ये लौट जाएगा, मारकर गिर जाएगा नीचे, तो क्या होगा, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि मैं आपको ऐसे में साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए ऐसे मैं कर दिया तो मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या हुआ, हमारे और कैमरा के बीच क्या हुआ, अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो क्या कर सके, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसके होने का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, जिसके होने का, देखिए हम अपनी त्वचा के माध्यम से इसको होने का अनुभव कर रहे हैं, हथेली की त्वचा के माध्यम से, बिल्कुल, जिसके होने का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ का एग्जाम्पल देखिए, पेड़ पौधा पर्वत, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वही गैस है जो हमारे प्राण वायु के रूप में जाने जाते हैं, हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं, और उसके कारण क्या है, हम सभी पेड़ पौधा, हम लोग सभी क्या है, जीवित है, ऑक्सीजन के कारण ही, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से। तो हम लोग जितने भी मानव है और पेड़ पौधे हैं, वो श्वसन क्रिया के दौरान क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे हमें प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन ऐसे प्राप्त होते हैं कि प्रकाश, जब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की घटना होती है, किसमें होती है, पेड़ पौधों में। तो क्या होता है कि ये हालांकि ये 10th का टॉपिक है, इसको हम 10th में बताएंगे, तब क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है बाद में, और उसी वही ऑक्सीजन जो है हमारे प्राणवायु के रूप में हम अंदर लेते हैं, और हमारा जीवन बचा रहता है, ठीक है। लेकिन उष्मा, बल, गुस्सा, स्वाद, ये सभी पदार्थ नहीं है। देखिए उष्मा का अनुभव भी हम अपने क्या चीज से, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये भौतिक राशि है। बल भी एक भौतिक राशि, वो पदार्थ नहीं है, ठीक है, उसको हम अनुभव करते हैं, लेकिन वो पदार्थ नहीं है। गुस्सा, गुस्सा का भी हम अनुभव करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। देखिए मैंने ये लिखा है कि जिसको होने का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सके, लेकिन ये चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती है। गुस्सा पे, स्वाद पे, स्वाद का हम अपने ज्ञानेंद्रियों यानी जीव के माध्यम से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन क्या चीज है, फिर भी वह पदार्थ नहीं है। पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एक होता है द्रव होता है, ठीक है सर, एक द्रव होता है, आप गलत लिखा दिए हैं, तो मैंने गलत नहीं लिखाया है, तो आपको तो छोटी अशुद्धि का ज्ञान नहीं है, शुद्धिकरण का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो एक द्रव्य होता है जिसका मतलब मेटर होता है, यानी पदार्थ होता है। एक होता है द्रव, जिसका मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जैसे तेल हो गया, जल हो गया, घी हो गया, ये सब क्या हो गया, द्रव हो गया। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ तरल नहीं है, ठीक है, ये सभी क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ का मौलिक गुण। मौलिक गुण कहने का मतलब है कि आप वो सारे गुण किसी भी पदार्थ में देख सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 मैं मौलिक गुण के बारे में लिखाऊंगा कि पदार्थ किन से बने होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मैं जस्ट अगले स्लाइड में बताऊंगा, तब तक आप इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको पदार्थ का मौलिक गुण के बारे में चर्चा करूंगा। मौलिक गुण को आधारभूत गुण भी कहा जाता है। मौलिक गुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो सभी पदार्थ में पाए जाते हैं। तो सभी पदार्थ में कौन ऐसा गुण है जो पाए जाते हैं, तो वो चीजें मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ, कुल 4 गुण लिखाऊंगा। सबसे पहला गुण है कि दुनिया के सभी पदार्थ या वस्तु एक अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, बहुत ही छोटा, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे परमाणु या एटम कहा जाता है। तो पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक सजीव पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं वे सभी परमाणु के बने होते हैं, लेकिन जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं वो बहुत ही एक अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, सूक्ष्म जीवित कणों का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं सेल, जिसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है। लेकिन जितने भी निर्जीव वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा, तो निर्जीव वस्तु जो है वो इसमें क्या, परमाणु का बना होता है, ठीक है। लेकिन सजीव वस्तु का मौलिक कण क्या है, सजीव वस्तु का मौलिक कण सेल हो गया यानी कोशिका हो गया, और निर्जीव वस्तु का मौलिक कण क्या हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु, परम अणु परमाणु, यानी सबसे छोटा, परम मतलब सबसे छोटा होता है, अणु परम मतलब सबसे बड़ा होता है, या सबसे छोटा के अर्थ में यूज किया जाता है परम अणु, यानी सबसे छोटा अणु ही क्या होता है, परमाणु होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा अणु ही परमाणु होता है। जैसे कि यदि हम इस दीवार घर की बात किया जाए, तो घर का सबसे छोटा अणु क्या है, तो जो पूरे घर में मिल सकता है, तो क्या है, तो ईंट हो गया। ईंट क्या है कि प्रत्येक जगह समान रूप से हमको मिल सकता है, पूरे घर में, पूरे दीवार में मिलेगा। तो यहाँ का परमाणु क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। हालांकि ईंट में भी बहुत छोटा छोटा परमाणु है, मैं एक व्यवहारिक तौर पर बतलाने का प्रयास किया, लेकिन ईंट का भी एक परमाणु होता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है, जिसे परमाणु कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कनाद ने बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे कालांतर में, कालांतर मतलब जिसे बाद में क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। इसलिए परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, या परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है,
तो ऋषि कनाद को कहा था। ऋषि कनाद ही वही दार्शनिक थे जिन्होंने क्या वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत दिया था। वैशेषिक दर्शन का क्या किया था, प्रणेता माना जाता है, वैशेषिक दर्शन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके आसपास जो भी पदार्थ दिखते होंगे वे सभी क्या एक अत्यंत बहुत ही छोटी सूक्ष्म कणों का बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कैसे बनता है, तो पदार्थ बनने की क्रियाविधि को मैं समझा देता हूं। परमाणु से क्या बनता है, परमाणु से बनेगा सबसे पहले अणु बनेगा। ठीक है, परमाणु का ढेर अणु, और फिर अणु से क्या बनेगा, अणु से पदार्थ बनता है। ठीक है, बहुत सारा अणु मिलके क्या करता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो पदार्थ बनने का क्रम ये, सबसे पहले परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ। लेकिन हमारा मानव शरीर बनने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले सेल, कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक से क्या बनता है, अंग, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो वो चीजें हमारे सजीव चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा, सेल चैप्टर में जीवन का मौलिक इकाई वाला बताऊंगा। ये आपके पहला चैप्टर का नाम है पदार्थ, जिसके बारे में मैं अभी ये अब पहला मौलिक लिखा दिया हूं। तो आप लोग इस चीज को आराम से देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको पदार्थ के पहले मौलिक गुण के बारे में बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी के सभी क्या अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ऋषि कनाद ने। ऋषि कनाद क्या थे, एक महान रसायनज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, और उनका संबंध भारत से था। ठीक है, तो सभी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण या परमाणु अपने मूल स्थान पर कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। जितने भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी जो परमाणु से बने होते हैं, वे सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, वे सूक्ष्म कण कभी भी अपने मूल स्थान, कहने का मतलब है जिस स्थान पर उसे रखा गया है उस स्थान पर वह स्थिर नहीं रहते। मान लीजिए कोई वस्तु को हम यहाँ पर रखे, ये उसका मूल स्थान हो गया, लेकिन वो कभी इन्हें चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, कभी भी मूल स्थान पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि मूल स्थान पर रहकर लगातार दोलन कंपन गति करते रहते हैं। मूल स्थान पर यहाँ भी रहता है, लेकिन कभी यहाँ भाग जाता है, फिर यहाँ भाग जाता है, कभी यहाँ फिर यहाँ भाग जाता है, कभी यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ से अपने मूल स्थान पर चल जाएगा, कभी यहाँ भागेगा, फिर अपने मूल स्थान पर चल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, इसकी कंपन गति। यानी जब गति जो होता है आगे पीछे, किसी का आगे पीछे आप दौड़ रहे हैं, किसी का आगे पीछे कर रहे हैं, किसी का ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो दोलन गति हो जाएगा, कंपन गति हो जाएगा। ठीक है, तो दोलन गति या कंपन गति करते रहते हैं, वो मूल स्थान पर रहकर लगातार दोलन गति या कंपन गति करते रहते हैं, जिसे अंतराणविक गति या इंटरमोलिकुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से या आपके कॉन्सेप्ट या जो आपके क्लास जो भी होगा लास्ट ईयर का एग्जाम, सॉरी इन जो होगा आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर मोशन कहते हैं। अब सभी पदार्थ के सूक्ष्म कण यानी परमाणु एक दूसरे को सदैव केवल आकर्षित करते रहते हैं। देखिए, बल दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण बल होता है, एक विकर्षण बल होता है। आप लोग अपने बचपन में चुंबक को जरूर सटाने का प्रयास किए होंगे, तो क्या होता होगा, कभी कभी चुंबक सट जाता है। तो चुंबक तभी सटता है जब उसका दोनों ध्रुव क्या हो, अलग हो। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है, एक होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि चुंबक सट जाते हैं, लेकिन जब उत्तरी ध्रुव मिलेगा चुंबक क्या होता है, सटता नहीं है। जब दक्षिणी ध्रुव से मिलेगा तब चुंबक सटेगा नहीं। तो क्या होता है, उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। यानी जब नहीं सटेगा कोई चीज तो क्या कहते हैं, उसको विकर्षण विकर्षण कहते हैं। जब कोई सट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। तो सभी सूक्ष्म कण एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते रहते हैं। यानी ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वे सदैव क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे करके आकर्षित करके रखते हैं। इसलिए तो कोई भी पदार्थ होते हैं, कोई भी ये मार्कर है, मार्कर का जो अणु है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करके रखे हुए, इसलिए मार्कर का ये शेप है, नहीं तो सब बिखर जाता मार्कर। ठीक है, तो सूक्ष्म कण एक दूसरे को सदैव केवल आकर्षित करते रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी। ठीक है, सारा लाइन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे के दृष्टिकोण से भी पढ़ा रहा हूँ, आगे मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में भी जाइएगा तो मेरा नोट्स ये चीज आपको काम आएगा, क्योंकि मेरा मॉडरेट नोट्स है। यानी मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग ये चीजें आप देख लीजिएगा, कहीं भी इस टाइप से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो सभी पदार्थ के सूक्ष्म कणों, सभी पदार्थ के, क्योंकि मैं जो चीजें नहीं पढ़ पाया हूँ उस समय में, वो चीजें आपको हम देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस टाइप से नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आप लोग को हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपके आगे भी आप जब भी आगे पढ़िएगा तो आगे का पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल मक्खन रहेगा। मक्खन मतलब बहुत ही सरलता पूर्वक आप उस चीज को समझ पाइएगा। ठीक है, तो सभी पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बचा रहता है। आपको ये सर हम मार्कर तो देख रहे हैं, इसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, लेकिन बाबू रहता है, क्योंकि बहुत कम रिक्त स्थान, क्योंकि ये ठोस है तो इसके रिक्त स्थान इसमें क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, मिहीन होते हैं, जिसको हम अब देख भी नहीं पाते हैं अपने आंखों से।
लेकिन द्रव में ज्यादा रहता है और गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है कणों के बीच। तो सभी पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बचा रहता है, जिसे अंतराआण्विक स्थान कहते हैं। अंतराआण्विक स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। तो ये चीजें आपके एग्जाम के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि पदार्थ के मौलिक गुण कितने हैं। तो पदार्थ के कुल 4 प्रकार के मौलिक गुण हैं और इन चारों मौलिक गुणों के बारे में चर्चा करूंगा। अब पहले तो मैं परमाणु के बारे में बताऊंगा, फिर अगला एक चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसमें मैं बताऊंगा कि परमाणु के अंतर्गत क्या होते हैं, परमाणु में को क्या क्या चीज पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये पदार्थ का ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा इंट्रो ही हुआ है, अभी पदार्थ का प्रकार बताना बाकी है, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, कल अगले लेक्चर में बता दूंगा। तब तक आप इस जो मैं अभी आज पढ़ाऊंगा उस चीज को आप लोग अपने स्मरण में रखिए, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ज्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ पढ़ने वाला हजारों बच्चे हैं, लेकिन सबका रिजल्ट एक समान नहीं आता है। क्योंकि जो बच्चे क्लास में पढ़ करके उस चीज को याद कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपना मेहनत खुद करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे टीचर या फिर किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, अब खुद से बुक का अध्ययन करते हैं, क्लास से जाने के बाद, क्लास में पढ़ने के बाद उस चीज को लगातार याद रखते हैं, लगातार रिविजन रखते हैं, तो वही बच्चे आगे जाके सफल हो पाते हैं। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी जय हिंद।